चलिए पिछले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे और जहाँ तक आपको जान पाएंगे आप लोग कि पिछले वीडियो में हम लोग जो है कि श्वसन को समाप्त कर चुके थे। ठीक है, श्वसन हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो जैव परिक्रम का हमने दो चीज़ कवर कर लिया। जैसे स्टार्टिंग में आप देखे होंगे तो हमने जो है आपको ये जो शुरुआत किया था, तो इसमें मैंने जो बताया था आप लोगों को जैव परिक्रम के बारे में। तो जैव परिक्रम में चार चीज़ आता है बेसिकली। ठीक है, एक पोषण, श्वसन, परिवहन और चौथा उत्सर्जन। चार चीज़ आता है जिसमें से हम लोगों ने दो कवर कर लिया अच्छे से, है ना। पोषण हो गया और श्वसन हो गया। सो हम लोग आज का यात्रा जो प्रारंभ करेंगे वह रहेगा परिवहन का। ठीक है, आप लोग चिंता ना करें, हम लोग जब एक बार पूरी तरह समाप्त हो जाए तो हम लोग चारों में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं और जो ऑब्जेक्टिव सारा का सारा हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, तो एक बार पूरी तरह से चारों समाप्त हो जाए तब हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए हम लोग आज से यात्रा जो शुरू होगी वह परिवहन का। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आप सभी लोग जो है हेडिंग दीजिएगा तीसरा, आज थर्ड रहेगा आपका, है ना। लिखिएगा सभी लोग, परिवहन। परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, परिवहन रहेगा, है ना। इसको हर से दीर्घ देख लीजिएगा एक बार आप। मेनली हमारा मतलब है परिवहन से। अब परिवहन का हम लोग मीनिंग बता देते हैं। एक्चुअली परिवहन का मतलब वास्तव में होता क्या है। ठीक है, तो परिवहन का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, समझा ना। तो वो परिवहन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं से भी, मान लीजिए पटना या कहीं से भी जो है कोई ट्रक में या फिर कोई भी वाहन हो उसमें भर करके कोई सामान आ रहा है यहाँ पे, तो वह परिवहन हुआ एक वस्तु का दूसरे जगह पर, है कि नहीं। तो परिवहन का वही मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी है, लेकिन यहाँ पे परिवहन जो है अलग अलग चीज़ों का होता है। जैसे देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। हम लोगों ने जो है भोजन खाया, ठीक है, भोजन खाया हमने, पोषण कर किया ना हम लोगों ने। यानी पोषण में क्या था, पोषण में हम लोग बेसिकली भोजन ही खाए, है कि नहीं। तो हम लोगों ने जो भोजन खाया इसको जो है शरीर से बाहर निकालना भी आवश्यक है। सॉरी, सही से बोले बाहर निकालना। एक मिनट, मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ। हाँ, देखिए जो हमारे भोजन हम लोगों ने खाया ना इसको, तो हमारा पेट ने रख लिया, ठीक है। और पेट रख लिया तो क्या काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। इसको जो है पूरे बॉडी में भेजना भी जरूरी है कि नहीं। आप बताइए कि क्या शरीर में जो केवल पेट ही है जो काम कर रहा है, नहीं। पेट के अलावा जैसे हमारा हाथ, पैर, है ना, ये सारे लोग मिल करके काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो बताइए कि क्या चाहिए। अब ये चाहिए कि हमारा जो ब्रेन है, इस तरह से जो दिमाग ब्रेन है ये, है ना, ये पूरा, तो हमारा जो पेट ने खाया भोजन को, ये पेट ने खाया और इसको रख लिया इस तरह से, सुना है ना, ऐसे ये पेट रख लिया इस तरह से। अब क्या इस पेट को रखने से ही काम चलेगा, नहीं। उसको अवशोषित करके ब्लड में भेजेगा और ब्लड में जाने के बाद उसको पूरे बॉडी में भेजना होता है कि नहीं है। तो आप यही समझिए कि हमने जो खाया उसके अलावा, है ना, जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी बनेगा, काम होगा तो गंदगी बनेगा ही, उसके साथ साथ ऑक्सीजन का, CO2 का, ये सबको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जो पहुंचाने की प्रक्रिया होती है ना, इसी को बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं इसको, परिवहन। यही हमारा परिवहन है। मतलब कोई भी वस्तु को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने की क्रिया को ही बोलेंगे हम परिवहन। ठीक है, अब ये इसमें रहेगा क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो इसके अंदर बाबू आपका पहला चीज़ की ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर दूसरा चीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तीसरा चीज़ कि आपको जैसे जो हमने भोजन पदार्थ खाया ना, पोषक तत्व है, वो हो जाएगा। फिर चौथा हो गया जो उत्सर्जित पदार्थ बन गया, वो हो जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल होंगे जो जिसको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाना आवश्यक है। अगर नहीं पहुंचाया जाए तो भी दिक्कत है कि नहीं। हम बात
अब समझिएगा आप लोग, अब मान लीजिए पेट खा, पेट ही रख ले हैं, इसको जो है शरीर के अलग अलग भाग में भेजे ही नहीं, तो क्या हमारा शरीर अच्छा से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पैर भी काम कर रहा है, पैर को भी ऊर्जा मिलना उतना ही आवश्यक है कि नहीं? हमारे शरीर में सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सभी कोशिकाओं के पास पहुंचाना जरूरी है। और ये पहुंचता कैसे है? तो परिवहन के माध्यम से। अगर परिवहन ना हो हमारे बॉडी में तो क्या होगा? वह यानी कि हम लोग जीवित न रह पाएंगे, हमारा ये सारा अंग जो है काम करना बंद कर देगा, ऊर्जा मिलेगा नहीं उसको, है कि नहीं? तो इसके लिए परिवहन जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए पहले इसका एक डेफिनेशन बढ़िया से लिख लेते हैं परिवहन का, है ना। पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं एक छोटा सा इसमें पॉइंट करके, है कि नहीं? लिखिएगा, भोजन भोजन पचने के बाद उसे उसे शरीर के अलग अलग शरीर के अलग अलग भागों शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाना भी आवश्यक है, आवश्यक है, ठीक है ना? इतना हो गया क्लियर। अब वास्तव में परिवहन बोलते किसको है ना, वो हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, तो समझिए ध्यान से। हमारे शरीर में जो, जैसे मैंने बताया कि श्वसनीय गैस, इसमें O2 एवं CO2 आ जाएगा। फिर उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, है ना, अमोनिया, ऐसे सब आ जाएगा। फिर उसके साथ साथ हार्मोन हो गया, है ना। तो ये सब पदार्थों को ना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना जरूरी है, और इस प्रक्रिया को, जो ले जाने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं इसको? परिवहन। तो इसको हम आसान से और स्वच्छ भाषा में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, हम साफ सुथरा वर्ड में। देखिएगा सभी लोग मेरे साथ। हमारे शरीर में हमारे शरीर के, लिखिएगा, हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में उपयोगी पदार्थों, देखिए मैं ये देखो, जो आपको समझ में आए, जिस भाषा में आपको ये समझ में आए, वैसी भाषा में लिख करके आपको अपने वर्ड में लिखना है, ताकि इसका मतलब भी क्लियर हो और ये जो कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से वो भी समझ में आए, ठीक है ना। हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में उपयोगी पदार्थों जैसे श्वसनीय गैसें, और श्वसनीय गैस में क्या क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा O2 एवं CO2, O2 एवं CO2 आ जाएगा। श्वसनीय गैस से जैसे ही O2 CO2 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हार्मोन्स जिसको बोलते हैं, हार्मोन हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है आपका पोषक तत्व, है ना। पोषक तत्व के अलावा क्या क्या आ जाता है इसमें बताइए? एवं उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी पदार्थ समझते हैं ना। उत्सर्जी पदार्थ मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है। चूंकि आप सभी को मालूम है कि जहाँ काम होता है वहाँ पे कचरा बनता ही है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी के अंदर भी काम हो रहा है, और हमारे बॉडी के अंदर भी काम हो रहा है, तो कचरा बनेगा ही, जाहिर सी बात है। तो उन कचरे को बोलते हैं हम लोग उत्सर्जी पदार्थ बोलेंगे, जिसको शरीर के अंदर रखना जरूरी नहीं होता है, उसको शरीर से बाहर निकलना ही आवश्यक होता है। अगर शरीर के बाहर ना निकलेंगे तो उसमें कचरा लगेगा, जमा होगा, जिससे कि हमारा शरीर की मृत्यु भी हो सकता है,
ठीक है ना। इसलिए उत्सर्जी पदार्थों को निकालना जरूरी है। तो एवं उत्सर्जी पदार्थों को को पहुंचाने की पहुंचाने की प्रक्रिया को ही को ही परिवहन को ही परिवहन कहते हैं। परिवहन कहते हैं। समझा ना। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये परिवहन का परिभाषा क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब परिवहन की अगर बात करें हम, तो परिवहन है तो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीका से होगा। तो उसी तरीका से सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छोटे छोटे जो जीव होते हैं, जो जिनका बॉडी जो है एक कोशिका का बना होता है, छोटे जीव, उसके अंदर परिवहन कैसे होता है कि नहीं, वो जान लेंगे। और उसके बाद फिर मानव के अंदर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, कर लेते हैं। एक पॉइंट करके लिखिएगा, एक कोशिकीय एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में परिवहन की क्रिया विसरण द्वारा होता है। विसरण द्वारा होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आइएगा कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होगा, विसरण द्वारा होगा। समझ में आया ना, ऐसा। अब पौधों के अंदर परिवहन की अगर बात करें तो आप हेडिंग दे दीजिएगा इसमें, पहला पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ऐसा। देखिए, पौधों के अंदर परिवहन कैसे होता है, मैं एक पहले पौधा बना लेता हूँ छोटा सा आपको दिखाने के लिए, अच्छा सा। चलिए देखिएगा थोड़ा सा आप लोग। देखिए मैं ऐसे छोटा सा बना लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें आप समझ लीजिए कि ये क्या है, प्लांट है, ठीक है, इस तरह से प्लांट है। इधर हरियाली थोड़ा सा बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। इसके नीचे हमने यहाँ पे जड़ कर लिया, मान लीजिए कि जड़ है, इस तरह से बन गया है, ऐसे ही ये पौधा, ठीक है। अब इस पौधे को जो है क्या क्या चीज परिवहन करना है समझिएगा। सबसे पहला चीज, इसको भोजन बनाने के लिए हम सभी को मालूम है कि भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए इसको, CO2 चाहिए, CO2 चाहिए पहला चीज। फिर उसके बाद क्या चाहिए इसको, फिर इसको चाहिए क्लोरोफिल, जो इसको मिल जाता है, इसी के अंदर रहता है क्लोरोफिल, ठीक है। तीसरा चीज जो इम्पोर्टेंट चाहिए, जल चाहिए, है कि नहीं, जल मिल जाता है। जल कहाँ से लेगा, मेन इंपॉर्टेंट। और उसके बाद खनिज लवण भी है ना। खनिज लवण तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी चलिए खनिज लवण मैंने ले लिया इसको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी, सन का लाइट। इतने मटेरियल चाहिए। लेकिन आप अगर इसमें ऑब्जर्व करेंगे आप, तो पता चलेगा कि अगर जल को पौधे जो है जड़ से खींचते हैं तो क्या होगा कि ये जड़ से तो आएगा, इस तरह से आया, देखिए ये यहाँ से आएगा, इससे होकर के जाएगा, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर जाकर के पत्तों में पहुँचेगा, समझ है ना। तब जाकर के यहाँ पे पत्तों में पहुँचेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ अगर पत्ता बना दे हम, ये पत्ता में पहुँचेगा इस तरह से यहाँ पे, समझ है ना, ऐसे।
ये पत्ता में पहुंचेगा कैसे, तो जड़ के माध्यम से पहुंचेगा। तो उसके लिए तो कोई कोई ऐसा विधि तो होगा ना, कुछ प्रक्रिया तो होगी ना, जिसके तहत ये जो पानी है, ये जो जल है, ये जो जल है वह यहाँ से होते हुए पत्ता तक पहुंचेगा। कुछ तो नली होगा, कुछ तो उसके अंदर सिस्टम पाया जाता होगा, समझा ना। तो पहला चीज कि जल को खींचने के लिए ऊपर, और दूसरा चीज कि जब ये सब करके एक जो पत्ता है, मान लो कि इसको हमने आगे यहाँ लेके आया पत्ते को, और मान लीजिए कि इस तरह से हमने क्या किया, मान लीजिए कि एक मैंने पत्ता बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, है ना, इस तरह से, और इस तरह से हमने जो है पत्ता बना लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझा सकूँ ऐसे। ये मान लीजिए कि पत्ता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, भोजन बना, तो भोजन बन गया, तो अगर ये केवल पत्ता ही रख ले भोजन बना करके, कि भोजन ने पत्ता ने भोजन बनाया और पत्ता ने भोजन रख लिया, ठीक है, तो क्या इस पूरे पेड़ का काम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। यानी कि पेड़ ने जब भोजन बनाया, इसके पत्तियों ने भोजन बनाया, तो उसको उसके पूरे भाग में, उसके जड़ में, तना में, ऊपर वाले भाग में सब में भोजन पहुंचाना अनिवार्य है कि नहीं है। अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या ये पौधा जीवित नहीं रह पाएगा। इसको ऊपर भी चाहिए, उसको नीचे भी चाहिए, दोनों तरीका से इसको चाहिए, जाना चाहिए भोजन भी। तो भोजन को जब बन जाएगा ये, तो उसको नीचे और ऊपर सभी भागों में पहुंचाने के लिए भी, और जल को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए पौधों के अंदर सिस्टम पाया जाता है, समझ आया ना। तो पौधा के अंदर बेसिकली दो ही चीज का परिवहन होता है मेनली रूप से। पहला चीज जल, जल के साथ साथ खनिज लवण भी रहेगा, और दूसरा चीज रहेगा आपका भोजन। भोजन जब बन जाएगा ना पत्तों के अंदर, तब वो दोनों जो है उसको परिवहन होना ही है, उसके पूरे बॉडी में जाना ही है, समझ ना। और इसी यही परिवहन होता है पौधा के अंदर, यही परिवहन बस, समझ आया। तो दो चीज करने के लिए, देखिए जल का अगर परिवहन करना है, जल का परिवहन अगर करना है, तो इसके लिए पाया जाता है जाइलम। जल के परिवहन के लिए पाया जाता है जाइलम, समझा ना। और भोजन अगर बन जाए, खाद्य पदार्थ जिसको बोलते हैं, खाद्य पदार्थ के अगर परिवहन की बात करें, तो इसके लिए पाया जाए क्या, इसके लिए नली पाया जाती है फ्लोएम, समझा ना। इसके लिए पाया जाता है फ्लोएम, इसके लिए फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम का परिवहन करेगा, सॉरी, जल का परिवहन कौन करेगा, जाइलम, और खाद्य पदार्थों का परिवहन करेगा फ्लोएम, समझा ना। तो इस तरीके से परिवहन को हम लिखेंगे भी, है ना, और जानेंगे भी। चलिए तो इसको अगले पेज में कवर करते हैं। पौधों में परिवहन, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पौधों में परिवहन दो चीज़ों का होती है। पहला होता है जल का परिवहन, है ना। तो पहला हम लोगों के पास है जल का परिवहन, ठीक है। जल एवं खनिज लवण ये रहेंगे दो चीज, जल का परिवहन। तो जल के परिवहन जो है कैसे होगा, तो नीचे से ऊपर की ओर होगा, ठीक ना। यानी कि ये एक ही दिशा में होगा। चूंकि क्या है, धरती के अंदर ही जल पाया जाता है, और कहीं से तो मिलेगा नहीं, तो नीचे से ऊपर ही जाएगा ना। तो इसलिए जल का परिवहन जो है एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर, और होता है जाइलम की नलिकाओं के द्वारा, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, पौधों में जल के परिवहन के लिए, जल के परिवहन के लिए जाइलम, जाइलम नामक, जाइलम नामक नलिकाएं, जाइलम नामक नलिकाएं पाई जाती है, पाई जाती है जो जल को नीचे से ऊपर की ओर से
ऊपर की ओर एक दिशीय एक दिशीय नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय रूप में परिवहन करता। समझा ना? तो एक दिशा रूप में परिवहन करेगा, नीचे से ऊपर की ओर ही परिवहन करेगा, ये अलग अलग दिशा में नहीं जाता है। तो ये जल का परिवहन हो गया। बोलेगा कि जल का परिवहन के लिए कौन सी नलिका आवश्यक होती है, तो जाइलम। ज से जल और ज से जाइलम, आप आराम से इसको बता दीजिएगा। जाइलम है, और जाइलम ही क्या करता है, उसको जल के परिवहन के लिए आवश्यक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कैसा दिशा होता है, तो ये हमेशा एक दिशा होता है, नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा। समझा ना? तो जल के परिवहन के लिए बेसिकली, ठीक है। और जल के साथ साथ एक और होता है, जल के साथ साथ एक और होता है खनिज लवण। समझा ना? खनिज लवण। तो जल और खनिज लवण दो चीज का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होगा, नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा याद है आप लोगों को, याद कर लीजिएगा इतना। अब देखिए, अब जाइलम जो है ना, वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। जाइलम कितने प्रकार की कोशिका से मिलकर बना रहेगा? 4 प्रकार के। समझा ना? तो कौन को रहेगा उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक रहेगा वही काय या वहिनिकाय, एगो रहेगा वहिनिकाय, कर देते हैं वहिनिकाय। फिर एक है वही काय। फिर एक है जाइलम तंतु। और एक फिर है जाइलम मृदुतक। मृदुतक, ठीक है। तो इसमें से जो दो दो ही है इसमें जो परिवहन में सहायक होते हैं, एक वहिनिकाय एक वहिकाय। बाकी जाइलम तंतु जो है फ्लेक्सिबिलिटी देगा, ताकि देखते हैं ना पौधों को, पत्तों, ये सब को, जब पौधे झुकते भी हैं, उसकी टहनियाँ लपती हैं लेकिन फिर सीधा हो जाते हैं, है कि नहीं। तो वैसा फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है ये, ताकि वो मार्ग जो है अवरुद्ध ना हो, जिससे वो जल और खनिज लवण जा रहे हैं, ठीक है ना। जाइलम मृदु तक भी पास में रहता है, और वह जो है उनको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जाइलम तंतु भी यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। ये दोनों जो है, ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं, जल और लवण के परिवहन में सहायक होते हैं। जल खनिज लवण के परिवहन में सहायक होते हैं। समझ में आया ना? ऐसे। तो इस तरह से हमारा जो है पौधों के अंदर परिवहन होता है। किसका सबसे पहले देखा हमने, तो जल का। आप देखे होंगे, जानते होंगे कि अगर एक जो है काटा जाए, एक पौधा को अगर इस तरह से काटा जाए, तो आप लोग देखोगे कि बीच में तो ऐसा होता है, बीच में इस तरह से। फिर उसके बाद जो है देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए तो ऐसे, ऐसे तो 2 4 घेरा होते हैं, है ना। तो ऐसा समझ जाता है कि साइड वाला जो है ना, साइड साइड वाला, वो सबसे जल का परिवहन होता है, यानी ये सबसे जल नीचे से ऊपर क्यों रहता है, ठीक ना। और जो बीच वाला है वह होता है फ्लोएम, यानी कि इससे भोजन का परिवहन होता है। सुना है ना? तो इस तरह से हमने देखा कि आपका, इस तरह से हमने देखा इसमें कि जाइलम जो है ना साइड साइड से है, यानी कि ये सब जो है बस हमारे समझ जाता है कि जाइलम नलिका है, जाइलम है ये सब, ठीक है। और बीच वाला जो है ये क्या है, फ्लोएम है। समझा ना? ये फ्लोएम है इस तरह से। तो ये जल का परिवहन मैंने उसी, आपका एग्जाम की अगर बात करें तो केवल क्वेश्चन इतना से आएगा कि पौधों के अंदर जो है जल का परिवहन के लिए कौन कोशिका सहायक होता है, तो जाइलम सहायक होता है, ठीक है ना। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करेगा, और हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करेगा, यानी कि एक दिशा में रहेगा, ठीक है ना। इसके लिए 4 कोशिकाएं होती है सहायक, वही निकाय, वही काय, जाइलम तंतु, जाइलम हृदय। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए, इतना आप जल का परिवहन लिख दिए, इतना जल का परिवहन के बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन, ठीक है। तो अगला स्टार दे दीजिएगा, इस तरह से हेडिंग बना दीजिए इसमें, खाद्य पदार्थों का परिवहन, ठीक है, इस तरह से। चलिए कर लीजिए इसमें।
हो गया इतना? चलिए, तो हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी, खाद्य पदार्थों के परिवहन। देखिए, पौधों के अंदर जो खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए जिस तरह से जल के लिए था जाइलम, उस तरह से खाद्य पदार्थों के लिए है फ्लोएम रहता है, ठीक है ना? तो लिख दीजिएगा इसमें कि पौधों में पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए फ्लोएम फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फ्लोएम फ्लोएम नीचे तथा ऊपर ऊपर दोनों दिशाओं में, नीचे तथा ऊपर दोनों दिशाओं में खाद्य पदार्थों का दोनों दिशाओं में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब समझिएगा, फ्लोएम में भी जो है चार कोशिका पाया जाता है, यानी फ्लोएम के अंदर भी यानी फ्लोएम भी चार कोशिकाओं से बना है। ठीक है, पहले बट उसके पहले हम लिख देते हैं एक पॉइंट। पौधों में पौधों में खाद्य पदार्थ स्टार्च, या इसी को हिंदी में बोलते हैं मंड, स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है, है। स्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है, समझ में आया ना? अगर संचित की बात करें, अगर बोलेगा कि बताइए कि खाद्य पदार्थ में, यानी पौधों के अंदर जो भोजन जो है किस रूप में जमा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टार्च यानी मंड के रूप में, स्टार्च या मंड के रूप में, समझ में आया ना? बट अगर बोलेगा कि खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है पौधों में, वो किस रूप में होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, तो एक पॉइंट भी लिख दीजिएगा इसमें कि पौधों में पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो स्थानांतरण आपका हो जाएगा सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। तो खाद्य पदार्थ का परिवहन देख लिए हम लोग। इसमें बेसिकली एक चीज़ और देखना है, आपको बताया गया कि फ्लोएम जो है चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लिख दीजिएगा, फ्लोएम भी चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। समझ में आया ना? कौन कौन चार कोशिका है? तो पहला है आपका, इसमें रहेगा अ, चालनी नलिकाएं, जिसको बोलते हैं चालनी नलिकाएं।
चालनीय नलिका जिसको सीव टिप्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। बी में हो जाएगा आपका सहकोशिकाएं, सहकोशिकाएं। फिर हो जाएगा सी में आपका फ्लोएम तंतु। फिर चौथा हो जाएगा फ्लोएम मृदुतक। समझा ना। इसमें भी बेसिकली उससे अगर भोजन के अगर हम परिवहन की बात करें खाद्य पदार्थों का, तो दो ही चालनीय नलिका और सहकोशिकाएं ही भाग लेगा। बाकी जो दो है ये यांत्रिक सहायता में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो इतना याद रखिएगा आप लोग, मेन रूप से चालनीय नलिका और सहकोशिकाएं किसका पार्ट है ये, तो फ्लोएम का पार्ट है। और जो कि भोजन के परिवहन में सहायक होता है, भोजन के परिवहन जो होगा, खाद्य पदार्थों का परिवहन जो बोलते हैं उसको, वह दोनों दिशा में होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे भी। इस तरह से हो गया। तो हम लोगों ने खाद्य पदार्थ का परिवहन भी देख लिया और जल का परिवहन भी देख लिया, किसके अंदर, तो पौधा के अंदर। ठीक है। अब अगला जो पौधा के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है और उसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग दीजिएगा अब, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसको ई वैपोरेशन बोल देंगे, नहीं वेपोराइजेशन बोलेंगे सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ट्रांसपैरेशन बोलेंगे बाबू। ट्रांसपैरेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऐसा। वाष्पोत्सर्जन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नॉलेज की दृष्टि से भी, और समझिए कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो है ही। अच्छा खासा ये जो है अपना महत्व रखता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाष्पोत्सर्जन समझिए ना कि पौधा का बहुत सारा चीज़ मैनेज करता है। पौधा के अंदर टेम्परेचर को मैनेज करता है वाष्पोत्सर्जन, है ना। पौधा के अंदर जल संतुलन को बैलेंस करता है। दूसरी बात कि उसके साथ साथ जो खनिज लवण भी है उसको भी अपने साथ खींचने में मदद करता है। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो बहुत सारा काम अधूरा रह जाएगा पेड़ पौधों के अंदर, और पेड़ पौधे आई थिंक जो अच्छे तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे और इसके बाद आपको लिखवाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए जी इसको लिख करके पहले जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन है आपका क्या। तो समझिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ इसको। ठीक है, ये मान लीजिए कि जड़ है पौधों का, और इस पर इस तरह से ऐसे लेके बना दिया। तो इस तरह से पौधा मैंने छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसको हम अच्छे से बना लेते हैं पहले, बाद आपको हम समझाएंगे भी। अब समझिए, इसमें हमने थोड़ा सा बना लेते हैं इसमें पत्ते भी। ठीक है, ऐसा। चलिए, मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, आप देखिए समझिएगा इसमें। ये जड़ है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने मान लिया इसमें कि कुछ अमाउंट में यहाँ पे मैंने पानी बना दिया, वाटर।
वाटर है, इसके अंदर जल, इस तरह से हमने ले लिया इसको। और ये जल है, ठीक है, इस तरह से जल है, इसको धरती के अंदर से ऊपर खींचना है, ये जरूरी है, और जाइलम से खींचेगा भी, ठीक है। अब समझिएगा वाष्पोत्सर्जन है क्या। आप सभी को मालूम होगा कि पत्तों के अंदर ऊपर वाला भाग को बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, ठीक है। और इस एपिडर्मिस को अगर निकालेंगे और उसको अगर माइक्रोस्कोप में डालकर हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारी छोटे छोटे छिद्र पाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अस्टोमाटा, ठीक है। तो होता क्या है कि पौधे जब धरती के नीचे से, यानी कि जब जल आता है, समझिएगा जल ऊपर चढ़ता है इस तरह से, है ना, जल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इस तरह से आएगा, तो यह इधर से हो करके और ऐसे करके पत्ता के अंदर प्रवेश करेगा, समझा ना, इस तरह से पत्ता में प्रवेश करेगा। अब वही बात इसकी भी रही, यहाँ से भी जाएगा इस तरह से जा करके और इधर पत्तों में प्रवेश करेगा, इस तरह से, समझा ना, ऐसे, यही इसकी गति है। लेकिन बात ये होती है ना कि जैसे ही जैसे ऊपर गया ना, तो इसके छिद्र में, जो छिद्र होते हैं पत्तों में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, समझा ना, ऐसे। तो यहाँ से जो खिंचा जाए ना जल, तो वह सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है इस पर है, तो वह उस पर इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ये सूर्य का लाइट, सन का लाइट पड़ा ना, तो इवेपोरेट होकर के ये जाएगा इसमें से, और ये भाप बन करके इसमें, यहाँ से इसके पत्तों में भी, यानी पत्तों से भी भाप बन करके निकलेंगे, समझा ना, ऐसे से भाप बन करके पूरा निकलेंगे पत्तों में से। तो पत्तों से जो भाप बन के निकलते हैं, यानी कि वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के रंध्र के माध्यम से जो जाता है ना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है कि पौधे क्या करेंगे, धरती के नीचे से जड़ के माध्यम से जल को खींचेंगे ऊपर, और खींच करके, और जब पत्ता के अंदर जो छिद्र होता है जिसको हम लोग अस्टोमाटा बोलते हैं, उसको भाप के रूप में बदल करके और वायुमंडल में भेजते हैं। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। आप इसको एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस तरह से आप बोल सकते हैं एक लाइन में कि जल का जो है भाप में परिवर्तित हो करके और पत्तियों के अस्टोमाटा के द्वारा वातावरण में जाने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप सिंपल रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, हम लोग भी सिंपल ही लिखना चाहते हैं इसको सिंपल भाषा में लिख दीजिएगा कि 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 जड़ द्वारा जड़ द्वारा द्वारा जाइलम नली जड़ द्वारा जाइलम नली, दिक्कत है भाई, ये हो गया। जड़ द्वारा जाइलम नली की सहायता से प्राप्त जल प्राप्त जल प्राप्त अतिरिक्त जल कर दीजिए, अतिरिक्त जल प्राप्त अतिरिक्त जल को पत्तियों के रंध्र, यानी अस्टोमाटा जिसको बोलते हैं, अस्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में में वातावरण में जाने की
प्रक्रिया को ही जाने की प्रक्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, समझा ना। मैं वाष्पोत्सर्जन का महत्व समझाता हूँ इसमें। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो ना तो धरती के नीचे से पत्तियों यानी ऊपर जो पौधों पर जो है चढ़ेगा ही नहीं जल, समझा ना। तो जल को चढ़ने के लिए ऊपर वाष्पोत्सर्जन जरूरी है। आप लोग जो है एक जब जो देखे होंगे कि मैं थोड़ा सा इमेजिन करवा रहा हूँ आप लोगों को। एक ड्रम जो होता है तेल का, जो डीलर लोग बांटने के लिए मिलता है उनको, उनको देखे होंगे कि क्या करता है, वो पाइप से अगर निकालना होता है इस ड्रम माध्यम से ड्रम के बाहर ना, तो क्या करते हैं वे कि सबसे पहले एक छोटा सा पाइप जो होता है ना, उसको उससे क्या करते हैं, उसको एक क्या करते हैं इसमें समझिएगा सब लोग। इसमें मान लो कि यहाँ यहाँ तक पाइप है इस तरह से, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो मुख मुख के द्वारा एक फोर्स से खींचते हैं उसको, और खींच करके वापस से इसको एक भरने के लिए इसमें छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो एक बार बल जब लग जाता है ना तो वो लगातार आते रहता है, आप देखे होंगे। अब लगातार ये आते रहता है, इसमें से जल गिरते रहता है, इससे देखिए इसमें से जो तेल है वो गिरते रहता है हमेशा। तो चूंकि क्या है कि इधर से खाली हो रहा है, इधर इधर से गिर रहा है, तो प्रेशर इसमें बन रहा है, और एक प्रेशर के कारण ही वो खींचा आ रहा है इसमें, इसके माध्यम से, है कि नहीं, खिंचा रहा है। तो यही जस्ट क्रिया होती है पौधों के अंदर। अब समझिएगा क्या है कि इधर से भाप बनकर उड़ रहा है ना, उड़ रहा है, तो एक प्रेशर लग रहा है इस पे नलियों में, और प्रेशर के कारण ही जल जो है ऊपर की ओर खिंचा रहा है। क्योंकि जल में प्रेशर पड़ रहा है, तो जल के साथ साथ जो जल में घुले खनिज लवण है वह भी क्या हो रहा है, अवशोषित होकर के बाहर निकल रहा है। तो अब एक चीज और आपको जानकर हैरान होंगे कि मान लीजिए ना कि अगर पौधा जो है 100 लीटर अगर जल खींचता है एक दिन में, 100 लीटर, तो उसमें से मात्र 10 लीटर का वो उपयोग करता है, ऐसा में ना। मतलब कि आपको मैंने बताया कि बाकी जो 90 लीटर है ना, 90% जो है उसको वायुमंडल में छोड़ देता है, और केवल 10% का उपयोग करता है। मतलब कि पौधा अगर उसने जो है धरती के अंदर से 100 लीटर खींचा, तो उसका जो है मात्र 10% ही उपयोग करेगा, अपने शरीर के अंदर रखेगा। बाकी 90% को वह भाप के रूप में छोड़ देगा वाष्प ऐसे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या होगा, जड़ धरती के ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, समझा ना। तो चढ़ता तो है जालम के माध्यम से, लेकिन प्रक्रिया कौन सी लगती है, तो वाष्पोत्सर्जन। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो वह ऊपर चढ़ेगा ही नहीं जल, समझा ना आप लोग इतना। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब हमें जो है अगला प्रश्न जो देखना है, वो प्रश्न इस रूप में आता है कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है पौधों में, ठीक है। तो एक जो है स्टार बना के लिख दीजिए आप लोग। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, ठीक है, सभी लोग हेडिंग देंगे। दो चार महत्व है इसके, बहुत उपयोगी है। तो ऐसे आप लोग एग्जाम में लिखना होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व निम्नलिखित है ना, उसमें फिर 1 2 3 करके बिंदु कर लिखिएगा। तो इसमें पहला जो पॉइंट रहेगा, जो हम लोगों को जो है महत्वपूर्ण रूप से जानना रहेगा, पहला ये रहेगा कि यह यह पौधों के अंदर, पौधों में पौधों में जल संतुलन जल संतुलन जल संतुलन में सहायक होता है। जल संतुलन में सहायक होता है। तो पहला ये रहेगा कि वाष्पोत्सर्जन का फर्स्ट महत्व है कि जल संतुलन में सहायक होगा ही, ठीक है, जल संतुलन पहला चीज। दूसरा है, देखिए चूंकि क्या है कि जल अगर जाता रहेगा, आपको मालूम है कि अगर किसी भी पौधा के शरीर के अंदर से जल गुजरता रहेगा तो वह वहाँ के तापमान को सोख लेगा, है कि नहीं, मालूम है कि नहीं। तो तापमान को सोखेगा तो इसका टेम्परेचर मेंटेन करेगा, है कि नहीं। तो आप लिख दीजिएगा कि यह
यह पौधों के या पौधा के ताप संतुलन, ताप संतुलन में भी सहायक होता है। सहायक होता है। ठीक है, फिर लिख दीजिएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण ही, के कारण ही जाइलम द्वारा, जाइलम द्वारा द्वारा जल एवं खनिज लवण, जाइलम एवं जल एवं खनिज लवण ऊपर चढ़ पाते हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन ना हो तो वो जल खनिज लवण ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये वाष्पोत्सर्जन के महत्व है, जिससे आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वाष्पोत्सर्जन के महत्व को लिखे। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ये पौधों के अंदर जो है इस तरह से परिवहन होता है। दो चीज़ का परिवहन होना मैंने बताया, एक बताया खाद्य पदार्थ का और दूसरा बताया हमने जल का। ठीक है, तो दो महत्व रहेगा इसका। आप जैसे देखिए, इसको उतारिए। उतारिए। ठीक है, पौधों में परिवहन में हमने पढ़ा, जल का परिवहन पढ़ा। जल के परिवहन के लिए जल के साथ साथ खनिज लवण का परिवहन जो जाइलम के द्वारा होगा, है ना, नीचे से ऊपर की ओर एक दिशा में ले जाएगा। चार कोशिकाएं पाई जाएगी, वाहिनी काय, वाहिनी वही काय, जाइलम तत्व, जाइलम मेरुदंड ऊतक। ठीक है, फिर खाद्य पदार्थ के में फ्लोएम ऊतक रहता है ना, इस तरह से बनेगा। स्टार्च के रूप में जमा रहेगा, लेकिन सुक्रोज के रूप में परिवहन होगा इसका, नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में परिवहन होगा। इसलिए इसको हम लोग जो है द्विदिशीय के नाम से भी जानते हैं। द्विदिशीय खाद्य पदार्थों का परिवहन एक प्रकार का द्विदिशीय परिवहन का एग्जाम्पल है। फिर आपको बताया गया फ्लोएम चार प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम वाष्पोत्सर्जन है उसको पढ़ाया गया, उसका डेफिनेशन लिखे, उसको हम अच्छे से समझे, है ना। फिर हमने वाष्पोत्सर्जन का महत्व को जाने कि वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होता है पौधों के अंदर, इसको हम अच्छे से समझ गए। ठीक नहीं, अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ही है। देखिए, अब इतना तो हो गया, यानी पौधों के अंदर परिवहन आई थिंक संपन्न हो गया। ठीक है, अब पौधों के अंदर परिवहन हो गया, तो अब बढ़ा जाए हमें मानव के अंदर परिवहन में। अब कुछ नहीं इसमें ज़्यादातर, है ना, तो मानव के अंदर परिवहन को की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मानव के अंदर परिवहन लिखिएगा। मानव में परिवहन, मानव में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो लिख दीजिएगा इसमें, मानव शरीर में भी उपयोगी पदार्थों को, उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों कर दीजिएगा, अनुपयोगी पदार्थों को, अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के एक भाग से
एक भाग से दूसरे भाग में 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 पहुंचाया पहुंचाने की क्रिया क्रिया परिवहन कहलाती है ना। इसमें इसमें वही चीज, श्वसनी गैसों, उसमें क्या क्या आ जाएगा, CO2 एवं O2, तो दूसरा उत्सर्जी पदार्थ, तीसरा हो गया आपका हार्मोन्स तथा पोषक तत्वों का परिवहन किया जाता है। ठीक है, तो ये मानव में परिवहन के लिए ये सब चीज़ों का परिवहन किया जाता है मानव के अंदर, ये समझ जरूरी रखिएगा। देखिए, अब जिसका बॉडी सिंपल है, जैसे एक कोशिकीय जीव, चूंकि उनके पूरा शरीर जो कितनी कोशिका का बना होता है, एक कोशिका का, जिसका बॉडी नॉर्मल सिंपल है ना, उसके अंदर जो है परिवहन की जो प्रक्रिया है वह विसरण द्वारा हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन जिसका बॉडी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मानव का जो शरीर है वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है, तो हमारे हमारे शरीर के अंदर परिवहन की क्रिया के लिए ना एक परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। यह परिवहन तंत्र बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वो इसलिए ताकि, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है बहुत सारे अलग अलग तरह की कोशिकाओं से, अंगों से मिलकर के बना होता है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए ना हमें परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग लिखिएगा परिवहन तंत्र लिख करके, मानव परिसंचरण तंत्र लिखिएगा। मानव जैसे जैसे मानव जैसे जटिल बहुकोशिकीय जटिल बहुकोशिकीय कोशिकीय जीवों में, मानव जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में परिसंचरण, देखिए परिसंचरण मतलब ही होता है परिवहन ही होता है, ठीक है। के लिए एक तंत्र पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है जिसे जिसे मानव परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इतना। ये अब मानव परिसंचरण तंत्र है, उसके अंदर क्या क्या आएगा समझिएगा। मानव का, अब ये जो मानव का परिसंचरण तंत्र है ना, इसमें क्या आएगा समझिएगा। मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत तीन चीज आएगा, समझिएगा सभी लोग आपस में।
मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 3 चीजें आएगी, है ना। देखिए सभी लोग, मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत 3 चीज आएगा। पहला है वो, पहला है रक्त, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहला हो जाएगा रक्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। दूसरा जो उपयोगी है इसको ढोने वाला, इसको बोलते हैं रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और तीसरा है आपका जो सबको पंप करने का काम करता है, वो रहेगा हार्ट यानी कि हृदय। ये 3 चीज जो बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। ये 3 चीज़ें जो तीनों मिल करके जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है हमारे बॉडी के लिए। क्योंकि इसमें रक्त पार्टिसिपेट कर रहा है ना, ब्लड, इसलिए इसको रक्त परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो मानव परिसंचरण तंत्र को हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं, इस बात को हमेशा नोट कीजिएगा, ठीक है। 3 चीज आएंगे, रक्त, रक्त नलिकाएं और हृदय। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, आप इसको ऐसे लिखोगे, 1 मिनट, आप इसको ऐसे लिखोगे कि रक्त, रक्त नलिकाएं एवं हृदय सम्मिलित सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र या मानव परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। चलिए इतना कीजिए, जल्दी से बनाइए तो इसको। ठीक है, इतना हो गया। देखिए आज हम लोग इस क्लास में इतना ही रखने देते हैं। अगली क्लास से हम लोग जो चालू करेंगे ना, उसमें तो हम लोग ब्लड पढ़ेंगे, रक्त को अलग से सेपरेट, रक्त का पूरा भाग पढ़ेंगे कि रक्त में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और ब्लड कैसे कैसे मिलकर बना होता है। अगली क्लास में हम लोग जो है नलिका के बारे में ही पढ़ लेंगे। बट उसके पहले सेकंड नंबर पर देखिए हमको लिखना चाहिए था हृदय। हृदय पढ़ने के बाद आपको जो है पढ़ाएंगे हम रक्त नलिकाएं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा जो ये ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है मानव के अंदर, वो 3 चीज़ से ही बनल है ना। एक रक्त से, दूसरा रक्त नलिका से और तीसरा हृदय से, हार्ट से, ठीक है। तो कल हम लोग पहले रक्त पढ़ेंगे, ब्लड, उसके बाद हार्ट पढ़ लेंगे, है ना। हार्ट का कैसे कैसे पार्ट होता है, कैसे कैसे ब्लड बॉडी के अंदर जो है जाता है पूरा चीज़ देखेंगे। तो इसके बाद रक्त नलिका भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।